Hello everyone. So now the limitations of joint stock company. आपने देखा मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे, मीन्स कुछ लिमिटेशंस भी साथ में हर एक कंपनी के या हर एक बिजनेस के या हर एक चीज़ के साथ चलती रहती हैं। दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो हमेशा रहेंगे, ये नेचुरल है ना। तो अब बात आती है लिमिटेशंस की, तो जिसमें फर्स्ट नंबर पर लिमिटेशन आती है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। बाकी बिजनेसेस की तरह यहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया जाना, उसको फॉर्म किया जाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है, आप रजिस्टर्ड हो पाते हैं और आप फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। और वैसे भी इस तरीके की कंपनी में ट्रस्ट बनाना पब्लिक के बीच में बहुत मुश्किल होता है, राइट। ट्रस्ट बनाना बहुत बहुत राइट। तो ट्रस्ट की बात है। अब वैसे भी अभी यहाँ तो ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक लिमिटेशन, ये एक डीमेरिट इसकी सामने आती है। नंबर 2 पे आता है लेक ऑफ सीक्रेसी। अब देखिए, इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही होती है अगर, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं और एक बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप होता है, तो वहाँ पर सीक्रेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। कंपनी एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। एक ये भी एस्पेक्ट है, क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है कि आपको लगातार जो है वो रजिस्ट्रार को, जो रजिस्ट्रार होता है, जो जिसने कंपनी को रजिस्टर किया होता है, गवर्नमेंट ऑफिस है ये, ठीक है, उसको आप रिपोर्ट करते रहेंगे, ठीक। अपनी सारी जो अकाउंट्स हैं, आपके आपके डीलिंग्स हैं, आपके प्लान्स तो नहीं वैसे, लेकिन जो इस तरीके के काम होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है आप रजिस्ट्रार को रिपोर्ट उसके लिए करते रहेंगे। और यही सारी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए भी होती है। ये अपनी बैलेंस शीट को भी दिखाते हैं न्यूज़पेपर में। उसका फ़ायदा ये होता है कि अच्छी बैलेंस शीट की वजह से अच्छे जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ जो उसमें दिखाए जाते हैं दोनों, तो उनकी वजह से शेयर होल्डर्स तो जो है वो फेवर में आते ही हैं, इंड्यूस हो पाते हैं, ठीक है। और दूसरे में ये भी है कि आपका ये डाटा जो है बाहर जाता है पब्लिक में, तो वहाँ पर सीक्रेसी नहीं रहती है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन बन जाती है, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आता है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल क्यों कह रहे हो? इम्पर्सनल क्यों नहीं कहें? क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज lack of efforts as well as personal involvement on the part of officers of the company। भैया, मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों में सेपरेशन है। वो कैसे काम आप जो है, किस तरह से जो है काम आप कर पाते हैं? आप पर्सनल तो रह ही नहीं जाते, ठीक है। वो कह दे कि आपकी ही कंपनी नहीं है, कोई अगर अच्छे एफर्ट और करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है जिसमें कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन बाकी लोग उसके लिए तैयार नहीं हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास इतने शेयर हैं लेकिन आप एडवाइस नहीं कर रहे? या इम्पर्सनल तो होगा ही, क्योंकि वो ये तो भानुमति का कुनबा है, जगह जगह से लोग जुड़े हैं, है ना। एक कंपनी आप देखिए, अगर टाटा को देखेंगे तो उसमें पूरे इंडिया में शेयर होल्डर हैं, हर एक स्टेट में है, कुछ कुछ ज़्यादा भी हैं। अब उनमें से शेयर होल्डर्स उठते उठते जो खरीदते चले जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पर्सनल कैसे हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हो सकते। तो द लार्ज साइज ऑफ द कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। पर्सनल नहीं हो सकते, ये प्रॉब्लम है एक, राइट। इन तीनों के साथ टॉप मैनेजमेंट और ऑनर दोनों ही पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने में बहुत मुश्किल फील करते हैं, ठीक है। किसके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ, राइट। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर बनता ही है। आगे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 4 पे, ये है नमरस रेगुलेशंस।
टेक्स अवे अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। इस ऐसे बिजनेस को चलाने में काफ़ी लंबे टाइमिंग की ज़रूरत होती है और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं या मतलब कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, लगातार आपको बिज़ी रहना पड़ता है इन्हीं बातों में, जिसकी वजह से शायद आप बिजनेस डिसीजंस लेने में पीछे हट जाते हैं। लेकिन कंपनीज़ हैं अपने लिए तैयार रखती हैं डाटा, अपने लिए एम्प्लॉयज़ इस तरह से तैयार रखती हैं, डिपार्टमेंट्स बना के रखती हैं कि जिससे मेन वर्क पर इन रेगुलेशंस का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अ कंपनी इज बर्डन्ड विद द न्यूमरस रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन ऑडिट, वोटिंग, filing of reports, preparation of documents, and is required to obtain various certificates from different agencies, registrar, सेबी etc. सबसे आपको जो है अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनाते रहना होता है, अपने आप को अपडेट करते रहना होता है, तो जिससे ये क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है और बहुत सारा टाइम खर्च होता है। टाइम खर्च होता है, एफर्ट्स खर्च होते हैं, मनी भी खर्च होती है। तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पर सामने आती है जो बिजनेस को करने में आपको जो मेन ऑपरेशन है बिजनेस का उससे थोड़ा सा पीछे खींच देती है, और अगर आप इसके लिए तैयार सही से नहीं हैं, है ना। मैंने अभी कहा कि कुछ अच्छे कंपनीज हैं, स्मार्ट हैं, वो अलग डिपार्टमेंट्स डिसाइड करके रखती हैं, अपने लॉयर्स को डिसाइड करके रखती हैं, और अलग जो है उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इन सारे चीज़ों से डील करते रहते हैं और मेन ऑपरेशन कंपनी का चलता रहता है। राइट, नेक्स्ट नंबर आता है डिले इन डिसीजन। अब देखो इतना बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये डेमोक्रेटिकली मैनेज हुआ है, तो वहाँ पर डिसीज़न लेने में देर हो सकती है, ये कोई नई बात नहीं होगी, ऐसा जनरली होगा ही, यही इसकी एक प्रॉब्लम और है। ठीक है, डिलेज नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन दैम। डिसीजन लेने में देर नहीं हो रही है, उनको करने में भी देर हो जाती है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट 3 लेवल्स में बटा होता है। टॉप मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल पे, फिर मिडिल लेवल पे, फिर थर्ड नंबर लोअर लेवल पे। ठीक है, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, वैसे लेवल्स जो हैं मैनेजमेंट के चैप्टर 1 में ही आ जाते हैं। तो इनमें जो है वो डिसीज़न को अगर एक टॉप लेवल ने ले लिया है तो उसे नीचे तक लाने में बहुत देर लग जाती है, तो डिसीज़न मेकिंग जो है डिले हो सकती है। नेक्स्ट नंबर आता है, यह है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ऐसे होता है कि जो एक ग्रुप है वो चला रहा है चीज़ों को, और वो ग्रुप यहाँ पर उसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use even contrary to the interest of shareholders। कुछ कई बार होता है कि शेयर होल्डर्स के फ़ायदे से उल्टा उनका असर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच अ सिचुएशन हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर्स एंड एग्जिट द कंपनी। तो अगर शेयर होल्डर को प्रॉब्लम फील होगी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा रूल या कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी शेयर होल्डर को, वो समझ में नहीं आ रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, शेयर बेच देगा सीधे ही, आप ख़त्म, आपका उतना पैसा उन शेयर होल्डर से जिनसे आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। नुकसान किसको हुआ, इनको हुआ, कंपनी को हुआ। लेकिन कई बार होता है कि देखा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से डिसीजंस ले लेते हैं, शेयर होल्डर्स के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, और इसके बहुत ज़्यादा बुरे असर कंपनी के ऊपर पड़ जाते हैं। कई बार कुछ कंपनीज हैं जो डूब ही गई हैं। ठीक है, क्योंकि आप शेयर होल्डर को रोक नहीं सकते हैं, वो फ्री है, वो एक कस्टमर है, वो एक इन्वेस्टर है आपके लिए, आप उसकी इच्छा थी, उसका इंटरेस्ट था, उसको चाहिए था कि उसने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, और वो उनको कभी भी बेच सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। राइट, ओके। तो इट लीड्स टू रूल बाय अ फ्यू, ये एक प्रॉब्लम इनकी होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। लास्ट लिमिटेशन है 7 नंबर पे। कॉन्फ्लिक्ट
किसके बीच में, मैनेजमेंट के और शेयर होल्डर्स के बीच में जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जो अभी ऊपर भी बात हुई है इनके बारे में। क्योंकि कई बार होता है कि शेयर होल्डर्स किसी और चीज़ से सेटिस्फाई होंगे और मैनेजमेंट किसी और चीज़ से। मैनेजमेंट अपने बिजनेस को देखेगा और जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, वो अपने पैसे को देखेगा कि मैंने पैसा लगाया है, कंपनी ने ये स्टेप ले लिया तो इससे बिजनेस जो है वो गिर सकता है, बिजनेस शायद नहीं होगा। अगर बिजनेस नहीं हुआ तो उसके शेयर की वैल्यू नहीं इंक्रीज़ होगी, शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई तो वो नेक्स्ट टाइम पर नुकसान उठा सकता है। उसने 100 रुपये का ख़रीदा था और उसका शेयर मान लो कि वो 89 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का, 98 रुपये का भी रह गया तो पर शेयर पे 2 रुपये का नुकसान। और किसी ने बहुत सारे ख़रीदे होंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस चलता है ना, करोड़ों में होती हैं ये कंपनीज़, तो कितना बड़ा नुकसान एक शेयर होल्डर को हो सकता है। तो इनके बीच में जनरली जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और दूसरा ये भी है कि शेयर होल्डर डायरेक्टली बोर्ड और डायरेक्टर या जो जनरल मीटिंग होती है उसमें सभी प्रेजेंट नहीं होते, है ना, तो उन्हें या तो बाय आजकल तो मेल हो जाता है, पहले लेटर मिलता था लिखा हुआ कि जनरल मीटिंग में ये डिसीजंस लिए गए हैं, और फिर वो बाद में सोचते हैं कि ये इसको हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है ना। वोटिंग भी होती है, बहुत सारे और भी रूल्स हैं, कंपनीज अपनी मर्जी से जैसे भी जो कंट्रोल करना चाहती हैं वो कर पाती हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में जनरली चलता रहता है, ठीक है। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। द एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जाम्पल मे बी interested in higher salary, consumers desire higher quality products at lower price, and the shareholders want higher returns in the form of dividends and increase in the intrinsic value of their shares. These demands pose problems in managing the company as it often becomes difficult to satisfy such diverse interest. ठीक है, हम बेसिकली हम देख रहे थे जो है वो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसके अंदर उसके एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, उसके अंदर उसके कस्टमर्स भी आएंगे, सभी कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में जो इस तरह से जॉइंटली बना हो उसमें ये प्रॉब्लम जनरली आ सकती है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल लगी हुई है। इज इट डन? तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके टाइप्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपसे उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, किसको कितने राइट्स हैं, किसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, वेलकम।